साल 1959 की शुरुआत में एक ग्रुप हाइकर्स ने फैसला किया कि वो सोवियत यूनियन के पश्चिमी हिस्से के एक पहाड़ी इलाके में एक एक्सपीडिशन पर जाएंगे। इस टीम में कुल 9 लोग थे, मैन एंड वुमेन, जो सभी काफ़ी अनुभवी और साइबेरिया के कठोर वातावरण से भली भांति परिचित थे। लेकिन यह सफ़र उनका आखिरी सफ़र साबित हुआ। इतना अनुभव होने के बावजूद ऐसा क्या हुआ कि कोई भी वापस नहीं लौटा। क्रिमिनल जांच हुई, तस्वीरें मिली, डायरी के पन्ने मिले, फिर भी आधे से ज़्यादा सदी बाद भी आज भी यह मामला अनसॉल्व्ड है। यह है दयात्लो पास का रहस्य। 23 फरवरी 1959 की सुबह 10 लोगों की एक स्की और हाइकिंग की टीम ट्रेन में बैठी, जो उन्हें सोवियत यूनियन के बीचों बीच स्थित यूरल माउंटेन्स की ओर ले जा रही थी। इस ग्रुप में 8 पुरुष और 2 महिलाएं थी और इस टीम का नेतृत्व कर रहे थे इगोर दयात्लो। जैसे जैसे ट्रेन साइबेरिया के घने और ठंडे जंगलों ताइगा के भीतर आगे बढ़ती गई, ग्रुप की डायरी में एक अंतिम एंट्री दर्ज की गई। मुझे आश्चर्य है कि इस यात्रा में हमारे लिए क्या इंतजार कर रहा है, क्या कुछ नया होगा। अगले कुछ ही दिनों में इस टीम ने कई अलग अलग माध्यमों से यात्रा की, पहले बस, फिर ट्रक, फिर घोड़े और स्लेज की मदद से, और अंत में वो पैदल और स्की के सहारे आगे बढ़ने लगे। 28 जनवरी को टीम के एक सदस्य यूरी यूडिन की तबीयत बिगड़ गई और आखिरकार उसने वापस लौटने का फैसला किया, जबकि बाकी 9 लोग आगे बढ़ते रहे। ये तस्वीरें उसी समय की है जब उन्होंने आखिरी बार एक दूसरे को देखा था, और यही आखिरी बार था जब उसने अपने दोस्तों को जिंदा देखा। बाकी ग्रुप ने अपनी यात्रा जारी रखी और रास्ते में हर महत्वपूर्ण चीज को डायरी और कैमरा के माध्यम से रिकॉर्ड किया। जो तस्वीरें और नोट्स बाद में मिली, उन्हीं से यही पता चला कि यात्रा सामान्य रूप से आगे बढ़ रही थी। कोई बड़ी समस्या नहीं थी, बस बहुत ज़्यादा बर्फ, कड़ाके की ठंड और लगातार कठिन होता हुआ रास्ता। 1 फरवरी को वो एक पहाड़ के नीचे पहुंचे, जिसे स्थानीय मानसी जाति डेड माउंटेन के नाम से जानती थी। उन्होंने दिन का बड़ा हिस्सा इस ढलान पर चढ़ाई करते हुए बिताया और अंत में उन्होंने पहाड़ की चोटी से कुछ 100 मीटर नीचे ही अपना कैंप लगा लिया। ये उनकी कैमरों से मिली कुछ आखिरी तस्वीरें हैं और डायरी की अंतिम लाइन कुछ इस तरीके से थी। यह कल्पना करना भी मुश्किल है कि इस रिज पर ऐसा आराम मिल सकता है, जहां तेज चीखती हुई हवाएं चल रही है और इंसानों से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। कुछ हफ्तों बाद फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को चिंता होने लगी, क्योंकि किसी को भी इगोर या ग्रुप के किसी भी मेंबर के बारे में कोई खबर नहीं मिली थी। काफ़ी डिस्कशन के बाद आखिरकार एक सर्च टीम भेजी गई। 26 फरवरी को सर्च पार्टी को कैंप मिल गया और ये तुरंत साफ हो गया कि कुछ बहुत गलत हुआ है। टेंट बुरी हालत में था, उसी पर हल्की स्नो जमी हुई थी। हाइकर्स का सारा सामान अंदर नीटली रखा हुआ था, लेकिन टेंट अंदर से नाइफ से कट किया गया था। अगले दिन 9 लोगों के फुटप्रिंट्स मिले, जो स्लोप से नीचे फॉरेस्ट की तरफ जा रहे थे। फुटप्रिंट्स शैलो थे, जिससे ये सजेस्ट होता है कि वे लोग पैनिक में भाग नहीं रहे थे, बल्कि काम तरीके से आराम से जा रहे थे। ये फुटप्रिंट्स लगभग आधा किलोमीटर तक फॉलो किए गए। उसके बाद स्नो ने ट्रेल कवर कर दिया। टीम उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रही थी और फॉरेस्ट के किनारे एक बड़े सीडर ट्री के नीचे फायर के रिमेन्स के पास उन्हें मिले यूरी डोरोशेंको और यूरी क्रिवोनिशेंको के फ्रोजन बॉडीज। बाकी सभी 9 हाइकर्स के बॉडीज मिलने में 2 महीने से ज़्यादा समय लगा। पहले मिले ये 2 बॉडीज बहुत ही अंडर ड्रेस थे, ना जैकेट, ना पैंट्स, ना ग्लोव्स, ना हैट्स, ना बूट्स, सिर्फ लाइट शर्ट्स, अंडरपैंट्स और सॉक्स। उनकी मौत के समय टेम्परेचर लगभग था -30 डिग्री सेल्सियस। सीडर ट्री पर भी डैमेजेस के साइंस थे, जैसे कोई इस पर चढ़ा हो। उसकी ब्रांचेस लगभग 5 मीटर तक टूट चुकी थी। शायद वो अंधेरे में टेंट लोकेट करने की कोशिश कर रहे थे, या शायद किसी से या किसी चीज़ से बच रहे थे। अगले ही दिन 3 हाइकर्स टेंट और ट्री के बीच अलग अलग डिस्टेंस पर मिले। उन पर हल्की स्नो भी जमी हुई थी। ये लोग पहले 2 लोगों से थोड़ा बेटर ड्रेस थे, लेकिन फिर भी इनके पास ज़रूरी चीज़ें नहीं थी, जैसे बूट्स, ग्लोव्स और हैट्स। उनकी बॉडीज जिस डायरेक्शन में थी वो टेंट की तरफ थी, जैसे ये लोग मरते समय वापस जाने की कोशिश कर रहे हो। कुछ को माइनर इंजरीज थी, लेकिन सभी 5 की मौत हाइपोथर्मिया से हुई थी। ये भी नोट किया गया कि इनमें से 4 लोग ड्रंक थे। बाकी 4 हाइकर्स एक छोटे स्लोप के नीचे मिले, करीब 3 मीटर स्नो के नीचे दबे हुए।
ट्री से लगभग 75 मीटर्स दूर और टेंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में। इनमें से 3 लोगों को लीथल इंजरीज थी, एक की स्कल फ्रैक्चर थी और 2 की मल्टीपल रिब्स टूट चुकी थी और सीवियर इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई थी। मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान ये इंजरीज कार क्रैश जैसी लग रही थी। ये इंजरीज तब लगी थी जब वो अभी भी जीवित थे और ये इंजरीज किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा नहीं दी गई थी। 2 लोगों की आंखें गायब थी और एक महिला की जीभ गायब थी। चौथे व्यक्ति की नाक टूटी हुई थी और उसकी गर्दन मुड़ी हुई थी, लेकिन उसकी मौत भी हाइपोथर्मिया से हुई थी। और सबसे मिस्टीरियस बात, 3 कपड़ों में एबनॉर्मल रेडियो एक्टिविटी पाई गई। 28 मई को क्रिमिनल केस ऑफिशियली डिसकंटिन्यू कर दिया गया। फाइनल रिपोर्ट में लिखा गया, डेथ का कारण एक अननोन कंपेलिंग फोर्स था जिसे हाइकर्स ओवरकम नहीं कर पाए। ये कोई सेटिस्फाइंग आंसर नहीं था, बल्कि एक वेग मतलब फुद्दू सा कंक्लूजन था। तो अगर मान ले कि इसमें एलियंस का कोई रोल नहीं था, तो क्या इन मिस्टीरियस डिटेल्स को कोई क्रेडिबल तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दुबिनिना की जीभ के बारे में। इस डिटेल को काफ़ी एग्जेजुरेट किया गया है। कुछ कहते हैं उसकी जीभ काटी गई थी, कुछ कहते हैं उसे स्कैवेंजर्स ने खा लिया था और कुछ दावा करते हैं कि उसकी जीभ बाद में कहीं और ही मिली थी। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट क्या कहती है? मेडिकल रिपोर्ट कहती है कि माउथ का डायाफ्राम और जीभ मिसिंग है, बस इतना ही। ना कटिंग की बात, ना रिपिंग का मेंशन। ये बात बड़ा ना हुआ, ये क्लियर नहीं है। लेकिन असल में ये उतना बड़ा रहस्य नहीं था जितना बनाया गया। कम से कम मेडिकल एग्जामिनर ने इसे माइनर डिटेल माना। उसी रिपोर्ट में लिखा है, गैपिंग ऑर्बिट्स, आईबॉल्स एब्सेंट। ये भी उतना ही मिस्टीरियस लग रहा था, लेकिन इसका भी एक्सप्लेनेशन दिया गया था। ये सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज पोस्टमार्टम चेंजेस है, यानी डिकम्पोजिशन के वजह से भी हो सकती है। और दुबिनिना का बॉडी रिसेंटली वाटर एक्सपोजर में था। ये डैमेज सिर्फ उसी तक सीमित नहीं था, बाकी 4 बॉडीज भी मेल्टिंग स्नो की वजह से अफेक्टेड थी। कुछ लोग क्लेम करते हैं उनकी जीभ डेथ से पहले निकाली गई थी और प्रूफ के रूप में कहा जाता है कि उसके पेट में 100 ग्राम खून भी था। लेकिन एक्चुअल रिपोर्ट कहती है पेट में 100 क्यूबिक सेंटीमीटर डार्क रेड सिल्मी मांस था, यानी कुछ फूड और कुछ ब्लड मिक्स्ड। एग्जैक्ट ब्लड क्वांटिटी पता नहीं है और ये यूजुअल भी नहीं है क्योंकि उसे इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी। अब बात करते हैं सबसे मिस्टीरियस चीज़ में से एक, रेडियो एक्टिविटी। 3 अलग अलग कपड़ों में एबनॉर्मल रेडिएशन पाया गया था। सुनने में ये काफ़ी स्ट्रेंज लगता है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि लगभग हर चीज़ थोड़ी बहुत रेडियो एक्टिव होती है, इसलिए हमें डिटेल्स देखनी होंगी। रेडियोलॉजिकल स्टडीज़ के अनुसार नॉर्मल कंडीशंस में 150 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में रेडिएशन 5000 डीपीएम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, लेकिन 3 कपड़ों में इसका लेवल था 5000 डीपीएम, 5600 डीपीएम और 9900 डीपीएम। रिपोर्ट में सिर्फ इतना कहा गया कि रेडियो एक्टिव डस्ट एटमॉस्फेयर से गिरकर उनको कपड़ों पर जमा हो सकती है या फिर कपड़े किसी रेडियो एक्टिव चीज़ के कांटेक्ट में आए होंगे, यानी एग्जैक्ट कॉज डिटरमाइन नहीं किया जा सका। लेकिन यह पूरी तरह इम्पॉसिबल भी नहीं था। लेकिन अगर ये नेचुरल नहीं था तो एक अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन भी हो सकती है। कोलेवा तो पहले न्यूक्लियर मटेरियल फैसिलिटी में काम कर चुका था और क्रियोनिशेंको ने प्लूटोनियम प्रोडक्शन प्लांट में काम किया था, और जिन 3 कपड़ों में रेडिएशन मिला था वो इन्हीं दोनों के थे। हाइकर्स के गुम होने के समय कई लोगों ने स्काई में स्ट्रेंज लाइट्स देखने का दावा किया। ये लाइट्स अक्सर ग्लोइंग ऑब्स जैसी दिखती थी, जो कुछ सेकंड से लेकर कई मिनट्स तक दिखाई देती थी। इन विटनेस में शामिल थे 3 सोल्जर्स और 2 अलग अलग हाइकिंग ग्रुप्स। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है वहाँ के आदिवासी और कुछ जियोलॉजिस्ट ने भी फायरबॉल्स देखे थे। लेकिन यूएफओ साइटिंग्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये वेरीफाई करना मुश्किल होता है। सिर्फ एक हाइकिंग ग्रुप ने इंसिडेंट की रात कुछ देखने का दावा किया, बाकी साइटिंग्स पहले या बाद की थी। और ये लास्ट फोटो जो एक हाइकर के कैमरा से ली गई थी, इसमें रात के समय एक लाइट दिखाई देती है, लेकिन ये फोटो काफ़ी अनक्लियर है। ये यूएफओ भी हो सकता है या फिर एक नॉर्मल लाइट सोर्स जैसे कैंडल, फ्लैशलाइट, फायर या फिर स्टोव। अगर मान ले कि ये स्काई में कुछ था तो ये हो सकता है कि रॉकेट का डेब्रिज, एयरक्राफ्ट या फिर उल्का। कोल्ड वॉर और स्पेस रेस के दौरान ऐसी एक्टिविटीज़ बहुत कॉमन थी और उस समय लोग इन लाइट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे। फिर भी अगर कोई ऑब्जेक्ट पास में गिरा होता तो उसका एविडेंस मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला।
इसीलिए यूएफओ थियोरी को एक इमेजिनरी थियोरी माना जा सकता है। तो आखिर क्या हुआ था? उन्होंने टेंट क्यों छोड़ा? टेंट को अंदर से क्यों काटा गया? कुछ लोगों की इतनी सीरियस इंजरीज कैसे आई जबकि बाकी लोग सिर्फ ठंड से मरे? और इतने लोग अंडरड्रेस्ड क्यों थे? सबसे बड़ा सवाल, इतनी इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद ये केस अब तक मिस्ट्री क्यों है? काफ़ी रिसर्च करने के बाद, रिसेंट डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के बाद और मल्टीपल थियरीज एनालाइज करने के बाद केजीबी कवर अप से लेकर एवेलांच तक सबसे क्रेडिबल एक्सप्लेनेशन ये लगती है, सबसे पहले उन्होंने टेंट क्यों छोड़ा। सबसे लॉजिकल रीज़न यह है कि उन्होंने टेंट के अंदर इमीडिएट डेंजर महसूस किया। अगर डेंजर बाहर होता जैसे एनिमल या यूएफओ तो टेंट काटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। एवेलांच के क्लियर साइंस नहीं थे, लेकिन यह पॉसिबल है कि उन्हें लगा हो एवेलांच आने वाला हो। लेकिन इस थियरी में प्रॉब्लम यह है, लेकिन फुटप्रिंट्स दिखाते हैं कि वो लोग शांत थे, घबराकर भाग नहीं रहे थे। इसका मतलब टेंट के अंदर कुछ पैनिक हुआ था, लेकिन बाहर आकर वो शांत हो गए। अब इस फोटो को देखिए, टेंट के बाहर जो पाइप दिख रहा है वो स्टोव का एग्जॉस्ट पाइप है। ये स्टोव यूनिक था क्योंकि इसे ग्रुप लीडर ने खुद बनाया था। हमें पता है कि उस रात स्टोव यूज हुआ था क्योंकि टेंट में खाना मिला था। पॉसिबल है स्टोव हटाने के बाद उसके अंदर के कोयले फिर से जल उठे और एग्जॉस्ट पाइप हटाने के कारण स्मोक टेंट में भर गया। उन्होंने ऊपर होल्स करके स्मोक निकालने की कोशिश की, लेकिन जब वो काम नहीं आया और ब्रीदिंग मुश्किल हो गई तो उन्होंने टेंट काट दिया और बाहर निकल गए। बाहर आने के बाद उन्होंने रियलाइज़ किया कि सिचुएशन कितनी डेंजरस है। एक्सट्रीम कोल्ड, नो शेल्टर, अंडर ड्रेस्ड, स्नो स्टॉर्म, रात का समय और कंप्लीट आइसोलेशन। इस पॉइंट पर उन्होंने डिसाइड किया होगा कि फॉरेस्ट की तरफ जाए जहाँ कुछ शेल्टर मिल सकता है। ये डिसीजन मल्टीपल रीजन से लिया गया हो सकता है। स्मोक, फायर का डर, दारू पीने की वजह से और डिस्टेंस का गलत अंदाज़ा होने की वजह से। फॉरेस्ट पहुंचकर उन्होंने फायर बनाने की कोशिश की। कुछ लोग ट्रीज पर चढ़े और कुछ लोग अंदर गए। करीब 75 मीटर्स अंदर 4 लोग एक स्मॉल एवलांच में फंस गए और खाई में गिर गए, जहां रॉक्स और आइस से टकराकर उन्हें फेटल इंजरीज हो गई। बाकी 3 लोग टेंट की तरफ लौटने लगे, जबकि 2 लोग फायर के पास ही फ्रीज हो गए। तो आखिर सच क्या था? एक एक्सीडेंट या कुछ ऐसा जो आज भी हम समझ नहीं पाए? 9 अनुभवी क्लाइंबर्स जिन्हें नेचर का हर रूल पता था, फिर भी वो उस रात बच नहीं पाए। उन्होंने टेंट क्यों छोड़ा? क्यों उसे अंदर से काटा? और सबसे बड़ा सवाल, उस रात उन्हें किस चीज़ ने इतना मजबूर किया? ऑफिशियल रिपोर्ट्स कहती है एक अननोन सोर्स, लेकिन क्या वो सच था या सच अभी भी कहीं छुपा हुआ है? क्योंकि कुछ रहस्य सोल्व नहीं होते, वो सिर्फ इतिहास बन जाते हैं।